हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, ठीक है। ओके। तो फ्रेंड, फिजिक्स की ये सेकंड क्लास है। जो फर्स्ट क्लास में हमने किया था वो बेसिक कॉन्सेप्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। जो चैप्टर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज था उसमें कुछ हमने बेसिक टर्म्स किए थे। आई थिंक लास्ट टॉपिक चार्ज और मास में डिफरेंस किया था, है ना? ओके। चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्ज और मास में आपको डिफरेंस भी बताया गया था। अब इनके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप इसी को कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम किसे कहते हैं? क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। दो पॉइंट्स हैं। पॉइंट ए पे हमने क्या किया, Q1 चार्ज प्लेस्ड किया और पॉइंट बी के ऊपर Q2 चार्ज प्लेस्ड किया। तो अब ये जो चार्ज, इन दोनों चार्ज के बीच में जो होगी वो क्या होगी, फोर्स प्रोड्यूस होगी। फोर्स मैंने बताया था या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है। वो डिपेंड करते हैं कि साइन कौन साइन के ऊपर। यदि पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो रिपेल कर रहा है, और नेगेटिव नेगेटिव हो तो भी रिपेल करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव हो तो अट्रैक्ट करते हैं। तो मान लीजिए ये Q1 और Q2 चार्ज है, दोनों को A और B पॉइंट पे प्लेस्ड किया गया। इनके बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है R। तब इन दोनों के बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस होगी इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए क्या आप यूं कह सकते हैं, इफ द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट A एंड B पॉइंट which is separated by R distance, then force is produced between them is called electromagnetic force। यदि दो चार्ज Q1 एंड Q2 को A और B पॉइंट पे प्लेस्ड किया गया है और इनके बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है R, तो इनके बीच में फोर्स प्रोड्यूस होगी और उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप ऐसे कह सकते हैं, द इंटरएक्शन बिटवीन both charges is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब इस फोर्स के बारे में किसने बताया था? कूलॉम्स ने बताया था। इसलिए इस फोर्स को हम कूलॉम फोर्स भी कहते हैं, कूलॉम फोर्स। और इन्होंने ला दिया था कूलॉम्स लॉ। अब इस फोर्स को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैथमेटिकल टर्म्स तो होना ही चाहिए। इस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है या कूलॉम फोर्स जो है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यूं कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the product of charge and inversely proportional to square of distance between them। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उनकी स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये है फोर्स। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनको इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल R किसके। अब जो है प्रोपोर्शनल का साइन जैसे ही हटाते हैं हम, यहाँ पे क्या करना होता है, एक कांस्टेंट लगाना होता है। जो कांस्टेंट है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R की स्केयर। और जो ये K है क्या है, K कांस्टेंट है, वेयर K इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। और ये K इक्वल टू है 1/4πε0। इनकी वैल्यू भी होती है, इनकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R की स्क्वायर। तो ये है कूलम फोर्स, और इसी लॉ को हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। तो अब देखिए इसमें जो एप्सिलॉन नोट है, ये जो एप्सिलॉन नोट है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एप्सिलॉन नोट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इनकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होती है। अब जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हम कहते हैं किसे है, क्या होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होती है, ये जो मीडियम है, मीडियम दो टाइप से होती है बच्चों, एक होती है रियल मीडियम और एक होती है डेंसर मीडियम। अब जो मीडियम है, रियल हम किसे कहते हैं और डेंसर किसे कहते हैं, जब मीडियम के पार्टिकल्स आपस में क्लोज्ड हो तो उसे हम डेंसर मीडियम कहते हैं, और जब दूर दूर हो, एक दूसरे से सेपरेट हो, तो उसे हम रेयर कहते हैं। हमेशा कंपेयर में ही हम डेंसर और रेयर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि जो वाटर है ये क्या है, रेयर है या डेंसर, तो इनका आंसर ना तो रेयर है ना ही डेंसर है। विद रेस्पेक्ट टू, मान लीजिए यदि इनको हम कंपेयर करते एयर से, एयर और वाटर, तो एयर वाटर में एयर रेयर है और वाटर डेंसर है। और वाटर को ग्लास से कंपेयर करते हैं तो वाटर और ग्लास, तो वाटर रेयर है और ग्लास डेंसर है। तो इस तरह से हम मीडियम डिसाइड करते हैं विद रेस्पेक्ट टू। और जो ये मीडियम के लिए अभी आप पढ़िएगा, आगे बताऊंगा आपको रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो फिलहाल अभी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है, मीडियम की एक प्रॉपर्टीज होती है जो पार्टिकल्स की क्लोजनेस को बताती है, जिसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कितनी परमिएट हो सकती है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब जो ये चार्ज है, ये चार्ज कहाँ प्लेस्ड किया गया, एयर में, वैक्यूम में या अदर मीडियम में, यही जो प्रॉपर्टीज बताती है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो ये है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसकी वैल्यू ये है। देखिए जो कूलम फोर्स है, अब ये कूलम फोर्स में अपने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नोट यूज किया था। इनकी यूनिट जैसे मैंने लिखा था, तो ये यूनिट हम कैसे निकालेंगे, तो ये है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ K इक्वल टू क्या है, 1/4πε0। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अभी मैंने बताया था आपको कि जो ये फोर्स है कूलम फोर्स, F इक्वल टू क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये K इक्वल टू क्या हो गया, F R की स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ये अब जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट।
न्यूटन। ओके, तो ये है न्यूटन। आर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, इनकी यूनिट होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और चार्ज कोलम्ब, कोलम्ब इंटू कोलम्ब, ये होगा कोलम्ब स्क्वायर। तो इनकी जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब स्क्वायर। अब यदि इनको डायमेंशन, इनकी डायमेंशन लिखते हैं, तो डायमेंशन के लिए पहले न्यूटन को खोलते हैं, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और ये मीटर की स्क्वायर। और जो कोलम्ब है ये क्या है 1 एम्पियर सेकेंड इक्वल टू 1 कोलम्ब। तो इनके लिए आप लिख सकते हैं एम्पियर स्क्वायर और सेकेंड की स्क्वायर। तो फाइनली किलोग्राम मीटर की क्यूब, और ये सेकेंड की 2 ऊपर जाने के बाद -2, सेकेंड -4 और एम्पियर -2। तो ये डायमेंशन है इनकी केजी, केजी मास है, तो एम, एल की क्यूब, टी की -4, ए की -2। तो फ्रेंड ये डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। इनको हम सीधा भी लिख सकते थे, ठीक है, मैंने ओपन करके लिख दिया। आपने 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट में यूनिट एंड डायमेंशन की स्टडी की होगी, तो वहां पे आपने निकाला भी होगा। इसी तरह से एप्सिलॉन नॉट की यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इट मीन्स इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, यहां से F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब ये 4 पाई डायमेंशन लेस है, तो ये एप्सिलॉन इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन एफ आर की स्क्वायर, यह है एप्सिलॉन नॉट। अब इनके लिए कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और ये है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इनवर्स है, सीधा आप डायमेंशन को ऐसे लिखिए। डायमेंशंस के लिए यहीं पे जो प्लस है इसे माइनस का लिखना है, और जो माइनस उसे प्लस का, ये 1। तो ये डायमेंशंस है इसकी m-1, l की -3, t की 4 और a की 2। तो ये है डायमेंशन और ये ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से बच्चों ये है कूलम्ब्स लॉ, या कूलम्ब फोर्स भी कह सकते हैं। तो फाइनली कूलम्ब फोर्स के बारे में आपको बताया गया था। तो फ्रेंड्स ये था कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ को जो है वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मान लीजिए ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स वाई जेड एक्सिस है, 3D में एक्स वाई और ये जेड है, और ये इनका ओरिजिन O है। अब ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे हमने क्या किया है Q1 चार्ज ले लिया, और OA की जो डिस्टेंस है वो है R1, और ये B पॉइंट है, और B पॉइंट पे हमने क्या किया Q2 चार्ज प्लेस्ड कर दिया, और इनकी जो ये डिस्टेंस है ओरिजिन टू B ये है R2, और ये A टू B है, ये है R1 2। अब जो है B के ऊपर जो Q2 चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है 1 के द्वारा, फिर 1 के ऊपर भी फोर्स अप्लाई हो रही है 2 के द्वारा। तो इट में ये जो फोर्स है ये फोर्स है F21, ठीक। अब जो 2 1 पे अप्लाई कर दिया वो फोर्स है F12, ये। तो देखो इसमें जैसे हमने क्या किया था, एक पॉइंट ए लिया जिसके ऊपर Q1 चार्ज प्लेस्ड किया, और इनकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन टू ए पॉइंट वो R1 है, इसे हम बोलते हैं पोजीशंस वेक्टर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ओरिजिन टू पॉइंट
पॉइंट की जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, और ये जो दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब ये पोजीशन वेक्टर r1 है OA और OB r2 और AB डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r12। तो इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हैं लेट अस पोजीशन वेक्टर OA इक्वल टू r1 वेक्टर और पोजीशन वेक्टर OB इक्वल टू r2 वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB वेक्टर इक्वल टू r12 वेक्टर। ये B के ऊपर A के द्वारा अप्लाई है और यदि A के ऊपर B के द्वारा अप्लाई हो तो वो है BA वेक्टर इक्वल टू r21 वेक्टर ये। और यदि इनका मैग्नीट्यूड आप लिखना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर इक्वल टू r12 वेक्टर का। सिमिलरली BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अब कूलम्ब्स लॉ से क्या है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ में क्या था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, directly proportional to product of magnitude of both charge and inversely proportional to square of distance. अब इन F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर, ये कूलम्ब फोर्स। अब हम निकालते हैं F21 फोर्स। F21 फोर्स के लिए आप क्या लिख सकते हैं, F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 की स्क्वायर। ये देखिए F21 में AB because force applied on B due to A, it means Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है Q1 के द्वारा, तो ये F21 के लिए AB और F12 के लिए हो जाएगा BA रिवर्स। तो ये है। अब इनको हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या है, इनका यूनिट वेक्टर है R12 यूनिट वेक्टर। तो बच्चों यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, R12 यूनिट वेक्टर इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन में R12 वेक्टर का मोड, ये है। तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R12 की स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपॉन में R12 वेक्टर का मोड। वेक्टर से मोड कैंसिल आउट हो जाते हैं। आप इनको ऐसे लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R12 की क्यूब और ये R12 वेक्टर।
ये है F21 वेक्टर। देखिए अब जो है ना, हम चलते हैं ट्रायंगल OAB। OAB ट्रायंगल में वेक्टर ट्रायंगल लॉ से हम R12 वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं। तो इन ट्रायंगल OAB, OAB में क्या आपने पढ़ा होगा, दो छोटे साइड का सब तीसरे साइड के इक्वल होते हैं। तो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर। इट मीन्स AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ये है। तो AB क्या है? AB है R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये और सिमिलरली अगर आप यूं लिख सकते हैं, सिमिलरली R21 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये तो यहां से F21 वेक्टर इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R12 की जगह क्या R2 माइनस R1 वेक्टर का मोड आप यू लिख सकते हैं R2 माइनस R1 वेक्टर के मोड का क्यूब, और ये R12 की जगह R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे F21 इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर का मोड माइनस R1 वेक्टर का मोड का क्यूब। ये मोड है और ये स्मॉल ब्रैकेट R2 माइनस R1 यहां से, क्योंकि वेक्टर से मोड कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो फाइनली ये F21 है। अब इसी तरह से रिवर्स आप करते हैं, तो F21 की जगह F12 इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन जहां पे R2 माइनस R1 है, ये है R1 वेक्टर का मोड माइनस R1 वेक्टर का मोड की क्यूब, R1 माइनस R2 और ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब जो ये दोनों फोर्सेज है F21 और F12 दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं फाइनली F21 इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट है। तो फाइनली हम यूं कह सकते हैं कूलॉम्स लॉ ओबे द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में इस तरह से कूलॉम्स लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। नेचर में जितने भी मटेरियल है वो दो ही टाइप से हो सकते हैं, या तो वो कंडक्टर हो सकता है या वो इंसुलेटर हो सकता है। कंडक्टर किसे हम कहेंगे? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो जाए। और इंसुलेटर किसे कह सकते हैं? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो, उसे हम इंसुलेटर कहेंगे। तो इस तरह से जो ये मटेरियल है, एक तो है कंडक्टर, कंडक्टर और दूसरे है इंसुलेटर। अब हम कंडक्टर किसे कहते हैं? तो सो सिंपल, नाम से क्लियर, कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए। बट इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट हो?
अब मान लीजिए ये एक मेटालिक रॉड है ए बी, सपोज कीजिए ये एल्यूमिनियम वायर है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, बट ये प्लास्टिक की वायर है, ये है सी डी, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती कंडक्ट? तो देखिए कंडक्ट के लिए कॉन्सेप्ट है, कंडक्टर जो है ना उसे दो टाइप से होते हैं। कंडक्टर जो है दो टाइप से है, एक है मेटालिक कंडक्टर और एक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो सबसे पहले ए में देखिए मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर या इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। अब मेटालिक कंडक्टर हम किसे कहते हैं? जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि जो मेटल्स है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3, और ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये लूजली बाउंडेड होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर देते हैं। तो मेटालिक कंडक्टर हम किसे कहेंगे? all the metallic element which can be conduct the electricity due to free movement of electron, because its valence electrons are loosely bonded to the nucleus of atom. इट मीन्स जितने भी मेटल्स हैं सब इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और फ्रीली मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसलिए इसे हम कहते हैं मेटालिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल के लिए सिल्वर जो होता है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर सबसे बढ़िया कंडक्टर है, बाकी और सारे मेटल्स है ही है। और इसी में अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ऐसे को हम बोलते हैं आयनिक कंडक्टर, आयनिक कंडक्टर। अब जैसे देखिए वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है क्या? ऑफकोर्स कर सकती है, वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, लेकिन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करती है? अब जो लिक्विड है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए करती है क्योंकि इसमें फ्री आयंस होते हैं, और जो आयंस की मूवमेंट की वजह से होगी उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जैसे मान लीजिए ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशंस है, ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस है, तो ये सारे कंडक्टर ही है, और इसमें जो है ये आयंस फ्रीली मूव करती है, और आयंस की मूवमेंट की वजह से जो होगी उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहेंगे। स्पेशल टाइप्स ऑफ मटेरियल which can be easily conduct the electricity due to free movement of ions. Free movement of ions is called electrolytic conductor or ionic conductor. और ये आयनिक कंडक्टर है, ये आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जैसे क्वेश्चन भी था, यदि 100% प्योर वाटर हो, जो डिस्टिल वाटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसमें आयंस प्रोड्यूस नहीं हो पाती, आयंस की कंसंट्रेशन मिनिमम होती है, और उसे कंडक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? उसमें इम्प्योरिटीज ऐड करनी होगी, एसिड बेस सॉल्ट एटसेट्रा। तो इसे ऐड करने के बाद वो आयनाइज इजीली हो सकते हैं, और आयनाइज होने के बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगी। तो ये है आयनिक कंडक्टर। नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर हम किसे कहते हैं? सिंपली जो कंडक्ट करे उसे कंडक्टर, और जो ना करे इंसुलेटर। ए स्पेशल टाइप्स ऑफ मटेरियल विच डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक है, रबड़ है, पेपर है, वुड है, एटसेट्रा, ये सारे जो है इंसुलेटर है। इंसुलेटर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है डाई इलेक्ट्रिक्स, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसे कहते हैं?
ये भी एक इंसुलेटिंग बॉडी है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये इंसुलेटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती है, बट यदि इनको हम रब करते हैं एयर से तो इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाती है, और जब चार्ज प्रोड्यूस होती है तो ये क्या कर सकती है, स्मॉल बीट ऑफ पेपर, जो स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर उसे अट्रैक्ट करती है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था चार्ज के बारे में। तो इस तरह से इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो सकती है। चार्ज तो प्रोड्यूस हो रही है बट ये चार्ज मूव नहीं करेगी, तो ये एज ए डाई इलेक्ट्रिक है। हम यूं कह सकते हैं इट इज एन इंसुलेटिंग बॉडी which does not conduct the electricity but charges are produced over the surface due to any external agent is called dielectric substance और dielectrics। आपने देखा होगा जो हैवी व्हीकल्स हैं इसकी टायर जब कंटिन्यूसली रब करती है, जब रोड पे ये मूव करती है तो टायर और रोड के बीच में जब लगातार फ्रिक्शंस होती है तो इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होती है, और ये एज ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की तरह काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हैवी टैंकर जो होते हैं उसमें मेटालिक रॉड को हैंग आउट कर दिया जाता है ताकि करंट लीक आउट हो सके। ये क्वेश्चन आपको बताऊंगा आगे इसी में। फिलहाल डाई इलेक्ट्रिक्स के लिए, डाई इलेक्ट्रिक्स क्या है कि ऐसे इंसुलेटिंग बॉडी जो अपने ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर दे किसी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, उसी को आप कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। दैट्स इट। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज देखिए। एट फर्स्ट चार्ज कंजर्वेशन लॉ, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। देखिए चार्ज कंजर्वेशन लॉ, ये जो कंजर्वेशन वर्ड है ये जहां भी आ जाए इसकी बस मीनिंग यही होती है कि इसकी क्वांटिटी, इसकी जो नंबर होगी वो हमेशा और हमेशा कांस्टेंट होती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। आप इनको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये जैसे ये बॉडी है ए और ये बॉडी है बी, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 10 इलेक्ट्रॉन है और ये 10 प्रोटॉन, इसमें है 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन। दोनों को आपस में हम जब रब करते हैं तो रब करते इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है, 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है। 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते ही अब क्या है यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन, 10 माइनस 15 इक्वल टू -5, और यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन तो 20 माइनस 15 इक्वल टू +5। अब देखिए दोनों बॉडी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बिफोर रबिंग और आफ्टर रबिंग। जब बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं था इट मींस बॉडी न्यूट्रल है, आइसोलेटेड है, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन है तो 0, और जब चार्ज प्रोड्यूस हुई तब, तो दोनों ही कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम ही है। बस डिफरेंस ये है कि एक बॉडी से ट्रांसफर होकर दूसरी बॉडी में चली जाती है। ऐसे इसमें देखिए बिफोर रबिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है 10 + 20, 10 + 20 इक्वल टू 30। अब आफ्टर रबिंग 15 और 15 + 15 इक्वल टू 30। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर रबिंग और आफ्टर रबिंग दोनों ही सेम है, कोई चेंजिंग तो नहीं आ रही है। बस चेंजिंग क्या है, एक बॉडी से ट्रांसफर होकर दूसरी बॉडी में आ रही है। तो ये जो कंजर्वेशंस है इनकी मीनिंग ही होती है कांस्टेंट। आप यूं कह सकते हैं द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इन यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। इट मीन्स charge can neither be created and nor be destroyed but it transfer from one body to another body is called charge conservation law। चार्ज कंजर्वेशन लॉ में बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है,
और टोटल नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसी को हम कहते हैं चार्ज कंजर्वेशन लॉ। इनको एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए ये है यूरेनियम। यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92 और एटॉमिक मास 238। इसमें से एक अल्फा रेडिएशन जिसके एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 इमिट हो रही है। इमिट होते ही अब ये बनेंगे थोरियम 90 और ये 234। ये है। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस है तो यूरेनियम 92 238, ये थोरियम 90 234 प्लस अल्फा 24। अब देखिए जब अल्फा रेडिएट नहीं हुआ था तो उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 92 और आफ्टर इमिशन 90 प्लस 2 92 both are equal. It means total charge of system in universe is always constant. It's called charge conservation law. ये है चार्ज कंजर्वेशन लॉ। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब एडिटिविटी नाम से क्लियर है, एडिशन। जो चार्ज है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और जो ये स्केलर क्वांटिटी होती है इनका सिंपल अलजेब्रिक सम। मान लीजिए कोई बॉडी है, इसमें टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, A B C D और M। चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Qn। अब ये बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर जो नेट चार्जेस है, नेट चार्जेस क्या है, बॉडी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है वो n है। अब हर एक पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है इन सब का जो टोटल अलजेब्रिक सम होगा वो बॉडी के नेट चार्ज के इक्वल हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। वैसे सिंपली चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको सिंपल अलजेब्रिक सम हम करते हैं। तो इट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम। ये है। तो हम ऐसे कह सकते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज में द टोटल सम ऑफ चार्ज ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच इज प्रेजेंट इन ए सिस्टम is directly equal to net charge. It's called charge conservation law. Additivity of charge. तो ये है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इनको ऐसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 to n। तो ये टोटल इन सब का सब चार्ज प्लस चार्ज इज आल्सो इक्वल टू चार्ज QI। ये होता है I पार्टिकल्स के लिए। तो ये है, याद रहे इसमें चार्ज का जो प्रॉपर साइन है वो यूज करेंगे। मान लीजिए यदि यहाँ पे ये प्लस Q1 है तो प्लस Q1, यदि माइनस Q2 हो तो माइनस। इट मीन्स प्रॉपर साइन जो है वो हमें यूज करना है। तो फाइनली बच्चों एडिटिविटी ऑफ चार्ज में वेरी सिंपल है, ये एक लाइन की डेफिनेशन है। बस कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज के लिए कि कोई भी बॉडी है और उस बॉडी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं और उस पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज क्या है, उन सब का सिंपल अलजेब्रिक सम होगा, वो नेट चार्ज ऑफ सिस्टम के इक्वल हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ओके जो